Namaskar students. Today we have fourth chapter of Hornbill. The chapter name is Landscape of the Shore by Nathalie Troveroy. This chapter talks about the two arts. One is Chinese and the other is European art, and the story of it contrast between these two arts. The Chinese arts requires the active participation of the viewer both physically and mentally to understand it. The Chinese art is considered as the essence of life and spirit, whereas the European art wants a perfect likeness. The European artist or the painter wants a perfect likeness. So these are the differences between these two arts. Now we will start this. Before we start, let's talk about some characters in it. We will have mainly three characters in it. One is Wu Daozi, the 8th century Chinese landscape painter, disappeared inside his last painting. And second is Emperor Zhuanggong. He admired Daozi's painting but was not an active participant in it. And the third is Quentin Matsys. He was a 15th century Belgian blacksmith who changed his profession to become a delicate realist painter and marry the woman he loved. Let's start this chapter. A wonderful old tale. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. एक wonderful पुरानी कहानी है that is told about the painter Wu Daozi. Wu Daozi के बारे में बताई जाती है, who lived in the 8th century, and his lifespan was in 8th century. He lived during 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuanggong. His last painting was a landscape. उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो थी एक लैंडस्केप, एक भूदृश्य बनाना था उसको, एक भूदृश्य बनाना था, मीन्स चित्र के पीछे का दृश्य कह सकते हैं हम इसको, बैकग्राउंड ऑफ ए पेंटिंग. Commissioned by the Tang Emperor. He was assigned this job by टैंग एम्पेरर जुआंगजोंग. ये वर्क दिया था उनको टैंग एम्पेरर जुआंगजोंग ने. टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल. वो अपने एक महल की दीवार को डेकोरेट करना चाहते थे, सजाना चाहते थे. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन. जो पेंटर था वू दाओजी हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, सो ओनली द एम्पेरर वुड सी इट. उसने अपने वर्क को छिपा रखा था एक स्क्रीन के पीछे, एक कवर के पीछे. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल सम्राट इसको देख सके, जुआंगजोंग ही इसको देख सके. फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. लंबे समय तक जो एम्परर था जुआंगजोंग
उसने उसकी प्रशंसा की, एडमायर द वंडरफुल सीन, जो बड़ा ही अद्भुत दृश्य बना रखा था उस पेंटिंग में, उसकी प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, इसमें जंगल थे, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत थे, वाटरफॉल्स, जलप्रपात थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, और एक बहुत बड़े स्काई में बादल थे, वो इधर उधर फ्लोटिंग कर रहे थे, तैर रहे थे। मैन ऑन हिली पैथ्स, मैन ऑन हिली पैथ्स, जो लोग थे वो पहाड़ी रास्तों से मूव कर रहे थे, पहाड़ी रास्तों में चल रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, पक्षी उड़ान भर रहे थे। लुक सायर सेड द पेंटर। इसी बीच वू दाउजी ने कहा, देखो श्रीमान, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स स्पिरिट। इस गुफा में एट द फुट ऑफ द माउंटेन, इस पर्वत की जो फुट है, फुट मीन्स इसके पैरों में, इसके ठीक नीचे, ड्वेल्स स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। इस गुफा में एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और उस गुफा का जो प्रवेश द्वार था वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। इसके अंदर का दृश्य बड़ा ही स्प्लेंडेड था, बड़ा ही शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, शब्द इसको बयान नहीं कर सकते। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। वू दाउजी ने कहा, कृपया मैं आपको रास्ता दिखाता हूं महाराज। द पेंटर एंटर द केव, और इन्हीं शब्दों के साथ पेंटर उस केव में, उस गुफा में प्रवेश कर गया। ही वेंट इनटू द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। लेकिन उसके पीछे जो एंट्रेंस था, जो दरवाजा था, प्रवेश द्वार जो था, दैट क्लोज्ड बिहाइंड हिम, उसके पीछे बंद हो गया पेंटर के प्रवेश करते ही। And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. और जिससे पहले कि एम्पेरर, हैरान हुआ जो सम्राट था, could move, वह हिल पाता या कोई शब्द बोल पाता, utter means to pronounce a word, speak a word, the painting had vanished. पेंटिंग वहां से vanished, disappear, गायब हो चुकी थी, from the wall, दीवार से। Note a trace of Wu Daozi's brush was left. वू दाउजी की ब्रश का, जिससे पेंटिंग की जाती है, उसका ट्रेस, उसका कोई निशान भी, साइन भी नहीं बचा था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन, और उस आर्टिस्ट को फिर कभी नहीं देखा गया। वेयर ही वेंट। अगेन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कभी नहीं देखा गया। नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग इन इट। ड्वेल्स मीन्स लिव और स्टे। स्प्लेंडेड, द सेकेंड इज स्प्लेंडेड। वेरी इंप्रेसिव, सुपर्ब, द इनसाइड वाज स्प्लेंडेड मीन्स द इनसाइड वाज सुपर्ब, वेरी इंप्रेसिव। Astonished, greatly surprised or impressed. Such stories played an important part in China's classical education. इस तरह की कहानियां महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है उसमें, जो प्राचीन शिक्षा है उसमें। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. कन्फ्यूशियस और जुआंगजी, इन दोनों की जो पुस्तकें हैं वो इस तरह की कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। ये जो कहानियां हैं, दे हेल्प द मास्टर,
ये मास्टर की मदद करती हैं, मीन्स जो मालिक है, जो टीचर है, उसकी मदद करती हैं टू गाइड हिज डिसाइपल, अपने शिष्यों को, अपने जो पीपल्स हैं उनको सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में मार्गदर्शन करने में मदद करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। और ये कहानी के अलावा, किसी रियल स्टोरी के अलावा, इससे भी आगे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, दे आर डीपली ब्रिंगिंग आउट द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। ये उस भाव को बताती हैं बड़ी गहराई से कि कला को क्या समझा जाता था एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दैट पीरियड। कंट्रास्ट द स्टोरी, इस स्टोरी के बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल अपोजिट। और अनदर फेमस, दूसरी प्रसिद्ध, वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन। एक पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। इसके अगेंस्ट क्या है? एक पेंटर के बारे में जिसने ड्रैगन की आई इसलिए नहीं ड्रा की, नहीं बनाई, ही हैड पेंटेड। जो ड्रैगन उसने बनाया था उसकी आंख इसलिए नहीं बनाई उसने, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, इस डर के मारे इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि यह कहीं पेंटिंग से उड़ न जाए, यह जो पेंटिंग है इसमें से ड्रैगन उड़ न जाए, इस डर के मारे उसने उस ड्रैगन की आंख नहीं बनाई। With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. With an old story. ये एक पुरानी कहानी है from my native Flanders, जो मेरा फ्लैंडर्स, जो कि कंट्री है यूरोप में, और जो नैरेटर है वो वहीं का रहने वाला है। मीन्स जो नेथली ट्रोवेरॉय है वो यूरोपियन है, तो यूरोप में जो फ्लैंडर्स प्लेस है, ये वहीं की एक पुरानी कहानी है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो कि उसको लगती है मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न पेंटिंग को, वेस्टर्न पेंटिंग को प्रतिबिंबित करती है। यह द्योतक है उसका, वेस्टर्न पेंटिंग का। Disciple, a follower or a pupil of a leader, teacher. किसी नेता या गुरु का शिष्य, follower. Anecdote, a short interesting story of a real person. एक वास्तविक व्यक्ति के बारे में छोटी रुचिकर कहानी। Flanders, a medieval country in Western Europe. मध्यकालीन देश हुआ करता था वेस्टर्न यूरोप में। It existed in medieval time. In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. 15th century Antwerp में क्या हुआ? 15वीं सदी में जब एक एंटवर्प प्लेस है वहां पर, a master blacksmith called Quentin Matsys, मेन जो ब्लैकस्मिथ था, लोहार था, called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. उसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। The father would not accept a son-in-law in such a profession. जो फादर जो थे लड़की के, would not accept a son-in-law in such a profession. Means वो पेंटर जो थे वो एक स्वीकार नहीं करते थे कि उसका दामाद किसी ऐसे प्रोफेशन में हो, मीन्स ब्लैकस्मिथ जैसे प्रोफेशन में हो। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. So Quentin Matsys went unnoticed into the painter's studio, वह उस पेंटर के स्टूडियो में चला गया बिना किसी को दिखाई दिए, and painted a fly on his latest panel, और उसने एक मक्खी वहां पे पेंट कर दी, बना दी, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, जो उसका हाल ही का जो पैनल था जिसमें वो अपनी पेंटिंग बना रहा था, वहां पर उसने एक फ्लाई बना दी विद सच डेलिकेट रियलिज्म,
और इतनी यथार्थता के साथ डेलिकेट रियलिज्म होता है, मीन्स कि आपको ये लगे दैट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल बट दैट सीम्स रियल, दैट सीम्स रियल. The quality of the art that makes it seem real. आर्ट की वो क्वालिटी जो कि उसको ये, जिससे वो आर्ट ये ऐसी प्रतीत हो कि ये वास्तविक है, रियल है, दैट इज डेलिकेट रियलिज्म. विद सच डेलिकेट रियलिज्म मीन्स इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. कि जो पेंटर जब आया उसने कोशिश की टू स्वेट इट अवे, इसको हिट करने की, इसको उड़ाने की, बिफोर ही रियलाइज, जिससे पहले कि उसे ये एहसास होता व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, क्या हुआ था. दैट वाज नॉट रियल, दैट वाज पेंटेड बाय समबडी. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. Quentin को तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया एज एन अप्रेंटिस, एक लर्नर के रूप में, एक नोविस के रूप में, इनटू हिज स्टूडियो एज ए ट्रेनर, एज ए ट्रेनी, उसको स्टूडियो में रख लिया गया. He married his beloved, और क्योंकि उसकी जो पेंटिंग थी उससे प्रभावित हो गया, his father-in-law, और उसको स्वीकार कर लिया, उसको अपना शिष्य बना लिया, उसको पेंटिंग सिखाई. He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age. उसने अपनी beloved से शादी कर ली, प्रेमिका से, and went on to become one of the most famous painters of his age. और अपने समय का सबसे प्रसिद्ध पेंटरों में से एक हुआ. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दोनों जो कहानियां हैं ये शो करती हैं, illustrate, शो करती हैं what each form of art, जो प्रत्येक फॉर्म है, स्वरूप है जो कला का, इज ट्राइंग टू अचीव, वो क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है. ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप. यूरोप के अंदर क्या है, ए परफेक्ट, ए कंप्लीट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, ऐसी समानता, ऐसी रिजेम्बलेंस दैट इट सीम्स रियल बट दैट इज इल्यूजन. ये भ्रम होता है कि ये रियल है. इन यूरोप में इस तरह की जो चीज है उसको अचीव करने की कोशिश कर रही है आर्ट. एंड द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया में इनर लाइफ, आंतरिक जीवन का सार, एंड स्पिरिट, और आत्मा, आंतरिक जीवन व आत्मा का सार प्राप्त करने की कोशिश करती है आर्ट. Antwerp, a city of northern Belgium. Delicate realism, the quality of art that makes it seem real. Sweat, hit or crush something. Apprentice, trainee, learner. Illusionistic likeness, an illusion created which resembles something. This is, you can see there as an example of a European painting. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. Chinese story में जो सम्राट है commissions a painting. We know that he assigns a painting and appreciates its outer appearance. वो एक आदेश देता है, ऑर्डर देता है पेंटिंग बनाने का, and appreciates its outer appearance, और इसकी जो बाह्य अपीयरेंस है उसकी प्रशंसा करता है, उसको समझता है. बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन आर्टिस्ट उसे बताता है ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, उसकी कला का, उसकी पेंटिंग का सही सच्चा
सच्चा अर्थ क्या है? द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। सम्राट जो है वो अपने क्षेत्र पर शासन कर सकता है, जो क्षेत्र जो राज्य होता है उसके ऊपर उसने जीता है, he has conquered, जो जीता है उसके ऊपर वो शासन कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, केवल एक कलाकार ही जानता है कि इसके अंदर के रास्ते क्या है। लेट मी शो द वे द दाओ, ए वर्ड that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. Let me show the way, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। The Tao, क्या वो रास्ता क्या है? The Tao, a word that means both the path or the method. इस शब्द का मतलब क्या होता है? दोनों ही, रास्ता, विधि, and the mysterious works of the universe, और यह रहस्यमय कार्य इस ब्रह्मांड का। The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. पेंटिंग वहां नहीं रही है, वो चली गई है, लेकिन जो कलाकार है has reached his goal, उसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया, अपनी मंजिल प्राप्त कर ली है। Beyond any material appearance, जो कि किसी भौतिक अपीयरेंस से कहीं आगे की चीज है, जिसको you can't see, जिसको देख नहीं सकते हैं। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. जो प्राचीन चाइनीज लैंडस्केप है, भूदृश्य जो है, उसका मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, कि वास्तविक दृश्य दिखाया जाए। रिप्रोड्यूस, पुनः वास्तविक दृश्य पैदा किया जाए या दिखाया जाए, दिया जाए। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग देती है। फिगरेटिव पेंटिंग हेयर द सेम, delicate realism, we have used the word for it, delicate realism, students, and the other is illusionistic likeness. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes, जबकि जो यूरोपियन पेंटर वो चाहता है, wants you to borrow his eyes, कि आप उसकी आंखों को उधार ले लो, and look at a particular landscape exactly as he saw it, और किसी विशेष लैंडस्केप भूदृश्य को आप ठीक वैसे ही देखो जैसा उसने देखा था। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष कोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि जो चाइनीज पेंटर है वो नहीं चुनता है कि आप कोई सिंगल व्यू पॉइंट रखें, कोई केवल एकल विचारधारा रखें, दृष्टिकोण रखें। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका लैंडस्केप वास्तविक नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और किसी भी बिंदु से आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, फिर इसमें यात्रा कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पैथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, कलाकार आपकी आंखों के लिए रास्ता बनाता है ताकि वो ट्रेवल कर सके, यात्रा कर सके, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, देन बैक अगेन, फिर वापस आ सके, इन ए लेजरली मोमेंट, इन ए रिलैक्स्ड मोमेंट, इन ए रिलैक्स्ड मैनर, आराम से। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इन विच द सेक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. यह और भी ज्यादा सच हो जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के केस में। एक स्क्रॉल एक डिवाइस होती है जिसमें जो पेंटिंग होती है उसको रोल किया जाता है, और उसमें जो होल होता है उसके थ्रू, और जो रोल किया हुआ, जो रोल की हुई जो स्टिक है उसको घुमाया जाता है, और फिर जो पेंटिंग के जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने आते हैं।
जब उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाते हो तो क्या होता है, उसमें समय लगता है। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इन दिस मीनवाइल दिस मूविंग टू द अदर पार्ट ऑफ द पेंटिंग इट एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम टू इट, इसमें समय का आयाम और जुड़ जाता है। तो वो कहता है कि रोलिंग हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल होता है ये उस केस में और भी ज्यादा सच लगता है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें पेंटिंग के एक हिस्से को आप धीरे धीरे खोलते हुए, देन रोलिंग इट अप, फिर इसको समेटते हुए, टू मूव ऑन टू द अदर, और फिर दूसरे पर जाते हुए, देन मूव ऑन टू द अदर, फिर दूसरे पर जाते हुए, फिर दूसरे पर जाते हुए, एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जिससे इसमें समय का आयाम जुड़ता है जो कि अज्ञात है, जो कि नहीं मिलता है इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, किसी भी जो पेंटिंग का जो कोई दूसरा स्वरूप है उसमें ये चीज देखने को नहीं मिलती है। यू डू नॉट नोटिस दिस थिंग इन अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें जो देखने वाला होता है, दृष्टा जो होता है, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है, उसका एक्टिव इन्वॉल्व होना जरूरी है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, जो व्यूअर है वो डिसाइड करता है कि वह किस गति से इस पेंटिंग में ट्रेवल करेगा, देखेगा इसको। ये पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ये पार्टिसिपेशन कैसा होता है, फिजिकल भी होता है, भौतिक भी, एज वेल एज मेंटल, मानसिक भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज पेंटर नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें बोरो करो, उधार लो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप उसके माइंड में प्रवेश कर जाओ। विद व्हाट माइंड ही क्रिएटेड द पेंटिंग, you need to enter that mind so that you can understand that properly. The landscape is an inner one, is spiritual and conceptual space. जो लैंडस्केप है वो आंतरिक है, भूदृश्य है जो वो आंतरिक है। स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, वो एक स्पिरिचुअल है, आत्मीय है, एंड कंसेप्चुअल, और एक वैचारिक स्थान है। स्पेस में स्थान है यहाँ पे। नाउ मूव अहेड। फिगरेटिव पेंटिंग, मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्ट, ये होता है आर्ट का मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन, मींस रूप के ढंग से उसको रिप्रेजेंट करना, लेजरली, अनहरिड और रिलैक्स्ड। कंसेप्चुअल स्पेस, रिलेशन विद एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, जो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, जो विचारों का रिप्रेजेंट करना होता है, ये उस चीज को लेकर है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, इस अवधारणा को हम सेंसुई से व्यक्त कर सकते हैं। लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, पर्वत पानी। विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, विच यूज्ड टुगेदर, जब इन दोनों को इकट्ठे प्रयोग किया जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप को, भूदृश्य को। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये एक इमेज के दो तत्वों से कहीं ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो दो पूरक पोल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो कि कहीं न कहीं इनमें यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का दाओइस्ट जो दृष्टिकोण है वो प्रतिबिंबित होता है, इसमें प्रावर्तित होता है। द माउंटेन इज यंग, पर्वत जो है वो यंग है, विच रिचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि लंबवत ऊपर आकाश की ओर जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है। स्टेबल, स्थिर है, वार्म गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और धूप में शुष्क है। वाइल द वाटर इज इन, जबकि पानी जो है वो यिन है, हॉरिजॉन्टल है, ये क्षैतिज है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे आराम की अवस्था में है। फ्लूइड यह तरल है, मॉइस्ट नमी वाला है, एंड कूल और ठंडा है।
द इंटरेक्शन ऑफ यीन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, and its counterpart, yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. The interaction of yin, जो इनकी अंत्यक्रिया है yin की, जो कि द रिसेप्टिव है, जो संग्रह करता है, एक्सेप्ट करता है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, इस जो यूनिवर्सल एनर्जी है इसका स्त्रीलिंग पहलू है, इसका स्त्री पहलु है, एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और इसका जो समकक्ष है यंग एक्टिव, वो सक्रिय है, एंड मैस्कुलिन और उसका पुरुष पहलू है, इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। निश्चित रूप से यह एक मूलभूत विचार है दाओइज्म का। What is often overlooked is an essential third element। प्राय जिस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है वो तीसरा एलिमेंट है, आवश्यक तीसरा एलिमेंट है, द मिडल वर्ड, बीच का रिक्त स्थान, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पे इनकी अंत्यक्रिया होती है, यीन एंड यांग की अंत्यक्रिया होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। इसको हम जो योगिक अभ्यास होता है प्राणायाम का उससे तुलना कर सकते हैं। ब्रीद इन, श्वास अंदर भरें, रिटेन, इसको होल्ड करें, ब्रीद आउट, फिर श्वास को बाहर छोड़ दें, रिलीज कर दें। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। जहां पे आप सस्पेंड कर रहे हो, श्वास न ले रहे हो, न ब्रीद इन कर रहे हो, न ब्रीद आउट कर रहे हो, इज द वॉइड, यह वो स्थान है, वह एम्प्टी स्पेस है, वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहां पे मेडिटेशन ध्यान लगता है। द मिडल वर्ड इज एसेंशियल, मिडल वर्ड जरूरी है, अत्यावश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हेंस द इंपोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। इसी प्रकार से इंपोर्टेंस है उस सफेद अनपेंटेड, जहां पे पेंटिंग में कोई पेंट नहीं किया जाता है, वो अनपेंटेड स्पेस जो होता है, चाइनीज जो लैंडस्केप की जो पेंटिंग है उसमें जो अनपेंटेड जगह है, जो सफेद अनपेंटेड जगह है, उसका भी यही महत्व है। दाओइज्म ए चाइनीज फिलोसफी बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ लाओ जू, वॉइड, एम्प्टी, वैकेंट। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स द फंडामेंटल रोल, और ये वो जगह है जहां पे मनुष्य जो है उसका एक महत्वपूर्ण रोल आता है, आधारभूत भूमिका वो निभाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, उस स्थान में जो कि हेवन और अर्थ के बीच में है, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में है, ही बिकम्स द कॉन्ड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, वह एक चैनल बन जाता है, कम्युनिकेशन का एक चैनल बन जाता है। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो दोनों ध्रुव हैं इस ब्रह्मांड के, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन का, संचार का वो चैनल बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, और मानव की जो उपस्थिति है वो जरूरी है, नेसेसरी है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, भले ही है इसका सुझाव दिया जाता है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय the lofty peaks, he is in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape। far from being lost, खोने से कहीं दूर, और oppressed by the lofty peaks, ऊंची ऊंची चोटियों से चिंतित होने से कहीं दूर, he is in Francois Chang's wonderful expression, वह Francois Chang के अद्भुत शब्दों में यदि कहें तो क्या है, The eye of the landscape, man is the eye of the landscape, यह इस भूदृश्य की आंख है। So with this students, this chapter is over, और this chapter is over, और इसका जो next part है, एक इसके साथ अटैचमेंट दी हुई एक आर्टिकल दिया हुआ है, उसको हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे।
Till then, bye.